इरिवर्सिबल वर्क डन में भी फॉर्मूला सेम है। फॉर्मूला क्या था, एनसीवी डेल्टा टी इज एक्सटर्नल प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, यही था। एनसीवी डेल्टा वी को हम लिख रहे थे T2 माइनस T1, माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि एक्सपेंशन हो रही है, ठीक है। एक्सटर्नल प्रेशर, चेंज इन वॉल्यूम था V2 माइनस V1। और अगर हम PV इक्वल टू एनआरटी देखते हैं तो बेसिकली फॉर्मूला वही है, बस उसको लिखने का तरीका अलग है। तो वॉल्यूम कितने किसके बराबर होती है, एनआरटी बाई पी। तो V2 किसके बराबर हो जाएगा, nRT2 बाई P2। एंड V1 किसके बराबर हो जाएगा, nRT1 बाई P1। तो फॉर्मूला वही है, NCV डेल्टा T इज एक्सटर्नल प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, बस वॉल्यूम की जगह हमने टेम्परेचर और प्रेशर की टर्म्स में लिख दिया है। कोई डाउट? सर एक बार दोबारा बताने। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है तनवीर? हीट चेंज जीरो होता है। हीट चेंज नहीं होता, मतलब अगर हम सिस्टम में हीट जनरेट कर भी रहे हैं तो वो सिस्टम से बाहर नहीं जा रही है ना। यस एंड सर। जो हम बेसिकली टेम्परेचर चेंज होगा, अगर सिस्टम के अंदर ही हीट कैप्चर हो गई है तो उसका टेम्परेचर चेंज पक्का होगा, ठीक है। तो यस सर। यहाँ पे सीवी मेरा मोलर हीट कैपेसिटी है। सीवी क्या होता है, मोलर हीट कैपेसिटी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर हीट बाहर नहीं जा रही तो कितनी हीट जनरेट होगी या रिलीज होगी, एनसीवी डेल्टा टी। अगर चेंज इन टेम्परेचर आता है, चेंज इन टेम्परेचर से क्यू की वैल्यू कितनी आती है, एनसीवी डेल्टा टी हमने किया था। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, बेसिकली एक सिस्टम के अंदर हीट कितनी यूज हुई या कितनी जनरेट हुई, क्योंकि सिस्टम के बाहर तो नहीं जा रही है। अगर वो बाहर नहीं जा रही है तो वो किस काम आ रही होगी, टेम्परेचर को चेंज कर रही होगी। तो हमने Q का फॉर्मूला रखा एनसीवी डेल्टा टी। अब वही हीट, क्योंकि वो बाहर तो जा नहीं रही है, तो वो क्या कर रही होगी, वर्क डन कर रही होगी, मतलब बेसिकली सिस्टम को एक्सपैंड करने में हेल्प आउट कर रही होगी। तो अगर हीट जनरेट हुई, जो हीट जनरेट होगी वो अंदर से प्रेशर लगाएगी और सिस्टम को एक्सपैंड करने में हेल्प करेगी। तो वर्क डन, जो हीट जनरेट हुई वो किसके बराबर आ जाएगी, वर्क डन। और वर्क डन किसके बराबर होता है, एक्सटर्नल प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। क्लियर या नहीं? यस सर। बेसिकली सिस्टम के अंदर कितनी जो भी हीट चेंज आ रहा है वो वर्क डन के बराबर है। हीट चेंज हमने कहाँ से निकाला, एनसीवी डेल्टा टी से, कि कितनी हीट जनरेट हो रही है। एंड वर्क डन हमने एक्सटर्नल प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, क्योंकि ये सिस्टम के अंदर से हीट पैदा हो रही है तो ये एक्सपैंड करेगी सिस्टम को, तो इसलिए मैंने एक्सटर्नल में माइनस लगा दिया इनटू चेंज इन प्रेशर, चेंज इन वॉल्यूम। क्लियर? सर लेकिन इसमें क्यू तो जीरो होगा ना। नहीं, क्यू जीरो है लेकिन सिस्टम के अंदर तो जनरेट हो रही होगी ना, बाहर नहीं जा पा रही। अच्छा ठीक है सर। सिस्टम के मतलब सिस्टम के अंदर तो हीट जनरेट हो रही होगी, सिस्टम के अंदर हीट जनरेट हो रही है तो चेंज इन टेम्परेचर आ रहा होगा और वो वर्क डन कर रही होगी। हमने पढ़ा तो था कि अगर एक आइसोथर्मल प्रोसेस है तो हम हीट चेंज को रोक नहीं पाएंगे। अगर हमने हीट चेंज को रोका तो टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा यस सर स्टार्टिंग यस। में। नोट करो इसे। साक्षी तुम्हें क्लियर है ये, मान्या? यस सर। ठीक, करो फिर आगे कराता हूँ। फॉर्मूला लिख लोगे तो बताना, फिर आगे कराऊंगा। बेसिकली फॉर्मूला वही है, बस हमने वॉल्यूम को टेम्परेचर की टर्म्स में पुट किया है।
सेकंड लिख लिया आने यस कर लो सर। यहाँ to scroll down ये हाँ ये अगला पॉइंट, ये भी थोड़ा ध्यान रखें कि अगर हमारे पास प्रेशर वॉल्यूम कर्व है, ठीक, तो इसकी स्लोप ऑफ रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गामा। स्लोप ऑफ रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, अब देखो ये एक ही कर्व है तो वो प्रोसेस कैसा होगा, रिवर्सिबल। ये हमने लास्ट क्लास में देखा कि अगर एक ही कर्व है तो वो प्रोसेस कैसा होता है, रिवर्सिबल। ऊपर से एडियाबेटिक के लिए इसी तरीके हमने लास्ट क्लास में दो कर्व्स किए थे, एक आइसोथर्मल किया था, एडियाबेटिक नहीं किया था ना साक्षी? नो सर एडियाबेटिक का कर्व लिखो पहले, फिर आइसोथर्मल का कर्व याद है साक्षी कैसा होता था? यस सर जैसा हमारा बॉयल्स लॉ का कर्व है वैसा, क्योंकि बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट, है ना? सेम ऐसा ही कर्व होता है एडियाबेटिक का। बेसिकली अब ये दो कर्व्स हैं, इन दोनों में से एक कर्व है एडियाबेटिक का और एक कर्व है आइसोथर्मल का। क्या मुझे बता सकते हो कि एडियाबेटिक का कौन सा होगा और आइसोथर्मल का कौन सा होगा? इनमें से एक कर्व एडियाबेटिक है और एक कर्व आइसोथर्मल को रिप्रेजेंट करता है। कौन सा कर्व आइसोथर्मल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और कौन सा कर्व एडियाबेटिक को रिप्रेजेंट कर रहा होगा? कुछ आइडिया? तुम्हें कुछ आइडिया? जिसकी स्लोप कम होती है, कर्व हैविंग लेसर स्लोप, दोनों की शेप सेम है, बस ये ध्यान रखना कि अगर दो कर्व्स आ जाएं एंड दोनों में से एक आइसोथर्मल हो एक एडियाबेटिक हो, तो जिसकी स्लोप कम होती है वो आइसोथर्मल का कर्व होता है। वो किसका कर्व होता है? आइसोथर्मल का। एंड जिसकी स्लोप ज्यादा होती है वो कर्व होता है एडियाबेटिक। अब इन दोनों में से इसकी स्लोप क्या थी? बहुत ज्यादा। इसकी स्लोप ज्यादा है तो ये एडियाबेटिक का कर्व है, इसकी स्लोप कम है तो ये किसका कर्व है? आइसोथर्मल। ये पॉइंट क्लियर? मतलब दोनों की शेप सेम होती है, हम देख के ये नहीं बता पाएंगे कि एडियाबेटिक का कर्व है या आइसोथर्मल का है। हाँ, लेकिन अगर दोनों कर्व्स एक ही ग्राफ में बनाएं तब हम बता सकते हैं कि आइसोथर्मल का कौन सा होगा और एडियाबेटिक का कौन सा होगा, अगर एक ही ग्राफ में हम दोनों को प्लॉट कर दें। क्लियर या नहीं? कोई डाउट? रीजन इसका स्लोप ही है बेसिकली। एडियाबेटिक की जो स्लोप होती है वो ज्यादा होती है। यहाँ पे हमने ऊपर किया होगा, अच्छा अब ये बताओ साक्षी, जो पीवी कर्व होता था, पीवी कर्व के अंदर एरिया अंडर द कर्व क्या होता था? बेसिकली अगर मैं इसके अंडर एरिया निकालूं तो ये मुझे क्या देगा? ये जो मेरा येलो कर्व है, अगर मैं इसके नीचे नीचे का एरिया निकाल दूं तो एरिया अंडर दिस कर्व मुझे क्या प्रोवाइड करेगा? वर्क, है ना? तो अब मुझे ये बताओ वर्क डन किस में ज्यादा हो रहा है, एडियाबेटिक में या आइसोथर्मल में? आइसोथर्मल, है ना? और हम जो नॉर्मल आइसोथर्मल का काम करते थे
तो उसके अंदर हम फॉर्मूला क्या लगाते थे, वर्क डन पी डेल्टा वी। जितने भी अभी तक हमने काम किए, जितने भी वर्क डन किया, आइसोथर्मल तो हमने सीबीएसई में भी डिस्कस किया, तो उसमें हम वर्क डन का फॉर्मूला क्या लगाते थे, पी डेल्टा वी। क्लियर या नहीं? Yes, sir. आइसोथर्मल एडियाबैटिक के अंदर मैंने तुम्हें ये लिखवाया था फॉर्मूला, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। उसके अंदर हमने ये वाला फॉर्मूला लिखा था कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर वर्क डन का फॉर्मूला ये होता है। क्लियर? अब यहाँ पे जो गामा था वो क्या था, CP/CV, याद है? Yes, sir. तो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू कभी भी 0 से छोटी तो नहीं होगी, ये तो क्लियर है, क्योंकि CP भी हमेशा पॉजिटिव में था, CV भी हमेशा पॉजिटिव में था। एंड अगर तुम उस टेबल को ध्यान से देखो तो CP/CV कभी भी 0 से, मतलब अगर गामा -1 करोगे तो वो सब कभी भी 0 से छोटा नहीं आएगा, मतलब नेगेटिव में नहीं आएगा। ये पॉइंट क्लियर? ये नहीं, जो हमने CP और CV का एक टेबल बनाया था, अगर उनमें से CP/CV का रेशियो लेते हो और -1 करते हो तो वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा, पॉइंट्स में माइनस में नहीं आएगा, फ्रैक्शन में तो आ सकता है, पॉइंट्स में नेगेटिव में नहीं आएगा। अगर ये कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा तो मतलब डिनोमिनेटर विल बी सम पॉजिटिव वैल्यू, चाहे वो पॉइंट्स में सम पॉजिटिव वैल्यू पॉइंट्स में भी नहीं आएगा। हमने टेबल क्या बनाया था तुमने, CP/CV। पॉइंट्स में तो आ सकता है सर। हाँ, पॉइंट्स में तो आ सकता है, लेकिन 1 से वैल्यू बड़ी होगी, आई थिंक। नहीं, हमने सबसे 1 से पहले लिखा 1.65 -1 करते हैं तो 0.65 आ जाएगा। बेसिकली इसके अंदर ये वैल्यू 1 से बड़ी होती है, तो सर गामा 1 से बड़ा होता है। हम्म 'गामा' वाला टेबल हमारा ये CP/CV निकालो जरा मिनट। हाँ, 2.5 डिवाइडेड बाय 1.5, 1.66, यहीं से आता था इसका रीजन कि बेसिकली इसका रीजन क्या बनता है कि जो यहाँ से वर्क डन निकलता है उसकी वैल्यू कम आती है गामा के चक्कर में। इसका रीजन क्या था कि उसकी स्लोप, यहाँ से जो वर्क डन निकलेगा उसकी वैल्यू कम आनी चाहिए। और हमारा रिवर्सिबल, अगर हम उसका फॉर्मूला लगाएं, nRT log V2 by V1, nRT लॉग की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आती है, nRT, लेकिन यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली सेम सा ही रहेगा। रीजन समझो, पहले रीजन फॉर्मूलाज में चेक कर लेता हूँ उसके कि कैसे ये प्रूव हो रहा है। रीजन ये आता है कि जो एडियाबैटिक प्रोसेस आता है, एडियाबैटिक प्रोसेस में गामा यूज होता है। गामा से कुछ इसका पॉइंट था कि इसकी जो वैल्यू है वर्क डन, इसका वर्क डन कम रहता है तो एरिया अंडर द कर्व कम होगा। तो वो पॉसिबल तभी है जब ये स्टीपर हो, मतलब इसकी स्लोप ज़्यादा अच्छी हो। आइसोथर्मल में वर्क डन हमेशा ज़्यादा होता है, वर्क डन ज़्यादा होता है तो इसका एरिया ज़्यादा होता है, एरिया ज़्यादा होता है तो वो तभी पॉसिबल है अगर इसकी स्लोप एडियाबैटिक से कम हो। रीज़न क्लियर है? लेकिन ये फॉर्मूला से कैसे प्रूव होगा, कैसे कर सकते हैं इसको फॉर्मूला से वर्क डन के, क्योंकि यहाँ पे गामा की वैल्यू यूज करेंगे अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम तो हो गया, अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट करते हैं गामा -1,
इसके हिसाब से तो बढ़ रही है वैल्यू। मैं इसको चेक करता हूँ कि इसको हम कैसे प्रूव करते थे, लेकिन इसका रीज़न यही था कि इसका जो वर्क डन होता है एरिया अंडर द कर्व वो कम होता है। वो तभी पॉसिबल होगा अगर इसकी स्लोप ज़्यादा हो, और आइसोथर्मल का वर्क डन ज़्यादा होता था, एंड वो तभी पॉसिबल है अगर इसकी स्लोप कम हो। शायद कोई और फॉर्मूला से, मैं फॉर्मूला चेक कर लूँगा। रीज़न फिलहाल के लिए ये नोट कर लेना कि आइसोथर्मल में वर्क डन ज़्यादा होता है, एडियाबैटिक में वर्क डन कम होता है। जो पॉसिबिलिटी है वो तभी है कि अगर इसकी स्लोप ज़्यादा हो और ये नीचे की तरफ आए। क्लियर? कौन से फॉर्मूला सर से प्रूव होगा वो मैं कोई चेक और करके बताऊंगा। गामा का भी कोई फॉर्मूला था शायद, वो देखना पड़ेगा। एडियाबैटिक वर्क डन का कोई और भी फॉर्मूला है इसके अलावा? ऐसे जितने मैंने चेक किए वो सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व हो रहे हैं। तुम्हें फिजिक्स में कोई फॉर्मूला याद हो जो मुझे याद ना हो तो बताओ, शायद कोई हो। सर फिजिक्स में तो एक ही फॉर्मूला से आगे कई बन जाते थे। भाई मुझे फॉर्मूला देखने पड़ेंगे, उसके सारे एक बार चेक करने पड़ेंगे, फिर बताऊंगा तुम्हें कि कौन से फॉर्मूला से प्रूव किया जा सकता है। उसके बाद ये नोट करो, स्लोप ऑफ अ रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। अब एडियाबैटिक तो है, सारे के सारे मान लो एडियाबैटिक है और रिवर्सिबल भी है। अभी तक तो हमने क्या कहा कि एक आइसोथर्मल है और एक एडियाबैटिक है। तब कैसे पता करना है कि कौन सा एडियाबैटिक है और कौन सा आइसोथर्मल है? अब कह रहा है कि तीनों के तीनों प्रोसेसेस एडियाबैटिक है, ये भी एडियाबैटिक है, ये भी एडियाबैटिक है और ये भी एडियाबैटिक। और तुमसे गैसेस दे दी जाए कि ये हीलियम, मतलब डिफरेंट गैसेस दे दी जाए ऑप्शन में कि कौन सा ग्राफ अमोनिया के लिए होगा, कौन सा ग्राफ हाइड्रोजन के लिए होगा, कौन सा ग्राफ हीलियम के लिए होगा। तो सबकी गामा वैल्यू निकाल लो। गामा वैल्यू किससे निकलेगी? सीपी से। गामा वैल्यू निकाल लो। गामा वैल्यू किससे निकलती है? सीपी और सीवी से निकलती है, सीपी बाय सीवी से। इन सबका सीपी सीवी वैल्यू निकाल लो। जिसका सीपी सीवी वैल्यू, गामा वैल्यू सबसे ज्यादा होगा उसकी स्लोप सबसे ज्यादा होगी। अगर तुम हीलियम के लिए गामा वैल्यू निकालते हो तो 1.67 आएगी, 1.67 आएगी। एंड हाइड्रोजन के लिए 1.40, अमोनिया के लिए 1.33। गामा वैल्यू कम हो रही है तो उसकी स्लोप भी क्या होती जा रही है? कम होती जाएगी। क्लियर? मतलब अगर डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स दे दिए जाए एंड तुमसे पूछा जाए कि कौन सा कर्व कौन सी गैस के लिए है, तो हर एक गैस की गामा वैल्यू निकाल लो। जिसकी गामा वैल्यू ज्यादा उसकी स्लोप भी ज्यादा। क्लियर ये नहीं? यस सर। नोट करो इसे भी। एक तो उसने विंडोज पता नहीं कौन सी इंस्टॉल कर दी है, पहले बढ़िया ब्लैक से कलर की थीम थी इसमें, ये वाइट वाइट सा हो रखा है नीचे। करो करो नोट करो, आगे करेंगे।
कर लिया नोट सबने? करें आगे? Yes, sir. तरणवीर, ऐसे कर लो तरणवीर लिख लिया? कर लो आगे उसके बाद ये दो फॉर्मूलाज नोट करो एंट्रोपी चेंज के। ये तो मेरे ख्याल में साक्षी तुम्हें लिखवाई दिए थे उस दिन, है ना? Yes, sir. ये भी दोनों एंट्रोपी चेंज के फॉर्मूलाज हैं, काम आ सकते हैं, तो इन्हें भी नोट करें। किसी प्रोसेस के लिए या जनरल? क्या कह रहे हो तरणवीर? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, तुम बहुत दूर हो फोन से। सर ये जनरल प्रोसेस के लिए है या मतलब किसी एनी स्पेसिफिक? प्रोसेस, फॉर एनी प्रोसेस। ओके मतलब ये मेन फॉर्मूलाज हैं एक तरह से जो यूज होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ही, एज सच नॉर्मली। लिख लिया तरणवीर? कर लो फिर आगे हम्म? सर कर लो आगे खाना खा रहे हो क्या? खा रहा है अभी अच्छा, ये लास्ट फॉर्मूला अगर नहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा बार बार पूछ के। सुननी है। ये लास्ट फॉर्मूला, शायद लास्ट ही है होपफुली। dg इज bdp माइनस sdt। इसको हम क्लॉजियस क्लेपियन इक्वेशन भी बोलते हैं, बाय नेम भी इसको याद रखें, क्लॉजियस क्लेपियन इक्वेशन। Clausius Clapeyron equation, dg small change in Gibbs free energy is vdp volume small change in pressure minus s dt, s is entropy, dt change in temperature। अब देखो अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर करते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर पे dt क्या हो जाएगा? जीरो। dt जीरो हो गया तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, तो बचेगा dg is vdp या dg by dp at a constant temperature is equal to volume। ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, तुम इक्वेशन ये वाली याद रखो। एक बार एडवांस के पेपर में ये क्वेश्चंस पूछ चुके हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू, तो वो इसी इक्वेशन से ड्राइव होने थे। अगर प्रेशर को वो कांस्टेंट करता है तो डीपी जीरो कर देगा, डीपी जीरो कर देगा तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, तो बचेगा dg इज माइनस एस डी टी, तो dg बाई डी टी एट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू माइनस एस। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है सब जगह पे, ठीक? नोट करो इसे भी। सर ये पार्शियल वाली कैसे करते हैं? पार्शियल वाली कैसे करते हैं? पार्शियल वाली कैसे करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन सही नहीं होंगे, ऐसा पता नॉर्मल है रखो, हमें डिफरेंशिएशन नहीं करनी पड़ेगी। साक्षी तुम्हें सिखाई होगी मैम ने, है ना? ये नहीं? Yes, sir. Physics में की है. फिजिक्स में मैम सर ने सिखाई है? Yes, sir. अच्छा, ठीक ठीक ठीक। सर ये वर्क एनर्जी थ्योरम में आती है लेकिन सर ने अभी करवाई नहीं, वो एडवांस का टॉपिक है। ओके,
क्योंकि मुझे वही ना उन्होंने बच्चे ने बताया कि हमने की है फिजिक्स में या मैथ्स में, ये नहीं आता कि मैथ्स में की है फिजिक्स में की, क्योंकि ये केमिस्ट्री में तो कहीं पे भी डिफरेंशिएशन यूज नहीं होती है, ये तो बस एज सच चेंज के लिए है एक तरह से। नॉर्मल डिफरेंशिएशन तो पता है, पार्शियल वाली नहीं पता। इंस्टीट्यूट में सिखाऊंगा एक दिन, मैं ही सिखा दूंगा, टेंशन मत लो। बाबा जी से ही पूछो। कर लिया नोट? यस सर। एक लास्ट क्वेश्चन जो मैंने बच्चों को कराया था वो तुमसे भी पूछता हूँ, पिछले साल के एडवांस का क्वेश्चन है, पेपर 1 का। ग्राफ मैं बनाता हूँ क्योंकि मेरी फाइल मेल नहीं हो रही, अदरवाइज तो मैं इससे करा देता हूँ। मैंने वो क्वेश्चन किया था मेरा, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन तो मैं बताता हूँ, क्वेश्चन की फोटो। ये क्वेश्चन लिखो, एन आइडियल गैस अंडरगोस, ये पिछले साल का एडवांस का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है मेरी तरफ से ये। एंड उसके बाद हम लोग ऑर्गेनिक शुरू करेंगे। एन आइडियल गैस अंडरगो रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, रिवर्सिबल isothermal expansion from state 1 to state 2. An ideal gas undergo reversible isothermal expansion from state 1 to state 2, followed by reversible adiabatic expansion, reversible adiabatic expansion from 2 to 3. तुम्हें बताना है कि कौन सा ग्राफ सही है, ठीक है? तुम्हें कुछ ग्राफ्स दिए हैं, इस प्रोसेस के लिए कौन सा ग्राफ सही बैठेगा। मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है, तुम्हें कुछ ग्राफ्स दे रहा हूं बना के, तुम्हें बताना है कि कौन कौन से ग्राफ इस स्टेटमेंट के लिए सही बैठते हैं। सर मल्टीपल करेक्ट है? मल्टीपल करेक्ट सर है भी है या उसमें ऐसे बोल क्या? अरे पिछले साल के एडवांस का क्वेश्चन है, सच का 2021 का पेपर उठाओ कहीं पे भी। अरे नहीं नहीं वो नहीं मैं बोल रहा, वो तो मुझे पता है, ये फिजिक्स में भी करवाया था सर ने। हाँ मैं ये बोल रहा था कि सच में मल्टीपल करेक्ट है या आप सिर्फ हमें वो देखने के लिए हो। नहीं नहीं, सच में मल्टीपल करेक्ट है। ये तो सर ने याद करवाया था कि खुद ही याद कर लो। क्या? ग्राफ इससे रिलेटेड एक और था, पीवाईक्यू में आया था। ठीक ठीक ठीक। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है? प्रेशर यहाँ दिया है, टेम्परेचर इस एक्सिस पे दिया है, ग्राफ बनाया है कुछ ऐसे। स्टेट 1 इसे मार्क किया गया है, स्टेट 2 से, स्टेट 3 से। पहले 1 से 2 गया, फिर 2 से 3 गया। सी ऑप्शन
इस तरीके का ग्राफ दिया गया है। यहाँ पे H मार्क किया गया है, यहाँ पे S मार्क किया गया है। 1 2 3 एंड डी ऑप्शन। यहाँ पे टेम्परेचर मार्क किया गया है, यहाँ पे एंट्रोपी मार्क किया गया है, ग्राफ ऐसे बना के दिया गया है। स्टेट नंबर 1 2 3, पहले 1 से 2 जा रहा है, फिर 2 से 3 जा रहा है। ट्राई करो। एक गैस है जो एक्सपेंशन शो कर रही है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन फ्रॉम स्टेट 1 to 2, फिर रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन फ्रॉम 2 to 3। तो कौन कौन से ग्राफ सही बैठेंगे? करो ट्राई। पहला प्रोसेस 1 से 2 होना चाहिए आइसोथर्मल एक्सपेंशन, 2 से 3 होना चाहिए रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। पांच मिनट है तुम्हारे पास, आराम से सोचो। हमने सारे टर्म्स पढ़े हुए हैं, एंट्रोपी पढ़ा हुआ है, एंथैल्पी पढ़ा हुआ है, सब कुछ किया हुआ है, कर्व्स भी हमने देखे हैं, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक के दोनों के देख लिए। पहले ग्राफ से शुरू करते हैं। साक्षी, क्या लगता है पहला ग्राफ सही है? सर 1 to 2 तो सही है। और 2 से 3? सर 2 से 3। 2 से 3 भी सही है। तरणवीर? सर पहला तो सही है। पहला ऑप्शन सही है। यस चलो सर। देखो, अभी अभी हमने किया था ये कि दोनों की ग्राफ की कर्व्स तो एकदम सही बना रखे हैं। प्रेशर वॉल्यूम कर्व होता ही ऐसा स्लोपी सा है। ऊपर से हमने पढ़ा था कि आइसोथर्मल की स्लोप कम होती है, एडियाबैटिक की स्लोप ज्यादा होती है। वो ट्रू भी दिख रहा है यहाँ पे, इसकी स्लोप कम है, इसकी स्लोप ज्यादा है। तो ये आइसोथर्मल है, और ये कैसा है? एडियाबैटिक। ये तो क्लियर हो रहा है। एक्सपेंशन है या नहीं ये चेक कर लेते हैं। वॉल्यूम बढ़ रही है दोनों ही कर्व्स में। 1 से 2 पे जा रहे हैं तब भी वॉल्यूम बढ़ रही है, 2 से 3 पे जा रहे हैं तब भी वॉल्यूम बढ़ रही है। क्योंकि दोनों ही केसेस में वॉल्यूम बढ़ रही है तो ये एक्सपेंशन भी होगा। क्लियर या नहीं साक्षी? मान्या, साक्षी, क्लियर? साक्षी का लीव होगा सर। अच्छा, नेट चला गया होगा। तुम करो, बाकी ट्राई करो, आ जाएगी अभी। पिछले साल 2 क्वेश्चन आए एडवांस में। पहला क्वेश्चन पेपर 1 में ग्राफ्स, फिर पेपर 2 में ग्राफ देके वैल्यू दे दी और वर्क डन पूछ लिया। लेकिन ये क्वेश्चन मुझे बड़ा अच्छा लगा, रिकॉर्डिंग इसलिए कर मैंने रहे हो? सोचा निकाल लेते हैं। हाँ, अभी रिकॉर्डिंग पे। वन से ठीक 2 है बताओ। हाँ सर, ठीक है। ठीक है। कैसे 1 से 2 में तो ठीक है,
कि टेम्परेचर थ्रू आउट द सिस्टम थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट रहा, तो ये तो एक्सपेंशन है, आइसोथर्मल कंडीशन है, ये तो क्लियर हो गया कि ये आइसोथर्मल है क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है। ऊपर से प्रेशर लगातार कम होता जा रहा है, प्रेशर कम हो रहा होगा तो वॉल्यूम बढ़ रही होगी, प्रेशर कम होता जा रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रही होगी, तो एक्सपेंशन भी है। तो ये तो क्लियर हो गया कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। लेकिन 2 से 3 कैसे पता किया? सर इसमें टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है और टेम्परेचर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एक्सपेंशन हो रही है। और एडियाबेटिक ये कैसे पता चलेगा कि एडियाबेटिक है या नहीं? देखो, एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट चेंज जीरो होता है तो वहां पे टेम्परेचर का चेंज होना जरूरी होता है, और यहाँ पे टेम्परेचर का चेंज हो रहा है। अगर टेम्परेचर का चेंज हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस होगा, ठीक, क्योंकि हीट चेंज जीरो है तो टेम्परेचर चेंज पक्का होगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो ये एडियाबेटिक होगा। ऊपर से टेम्परेचर कम हो रहा है, और हमने पढ़ा था एक्सपेंशन में कूलिंग होती है, हमने पढ़ा था कि एक्सपेंशन में कूलिंग होती है, कूलिंग होती है मतलब टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम। तो ये एकदम सही बैठ रहा है, तो ये ऑप्शन भी सही है। हाँ, अगर इस ग्राफ को ऐसे बना दिया होता फिर ये गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाता है, ज़्यादा, और एक्सपेंशन में तो ज़्यादा नहीं होता। हाँ, अगर कंप्रेशन दिया होता, कंप्रेशन में ये ग्राफ फिर ऐसे बनना था, अगर कंप्रेशन दिया होता तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आना था। क्लियर? गुड आउट। टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है इसमें, तो वॉल्यूम भी डिक्रीज करेगी। टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम भी डिक्रीज करेगी, बिल्कुल करेगी। तो एक्सपेंशन कैसे हुई? एक्सपेंशन कैसे हुई? देखो, जो हमारा जो चार्ल्स लॉ है वो तभी लगता है अगर हम उस पर प्रेशर को क्या रखें, वॉल्यूम और टेम्परेचर अगर हम रिलेशन बनाते हैं तो उसमें प्रेशर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, इस कांस्टेंट। क्या केस में यहाँ प्रेशर कांस्टेंट नहीं। कांस्टेंट है? नो सर। यहाँ पे नो सर, कांस्टेंट नहीं है। प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे तुम चार्ल्स लॉ से नहीं देख पाओगे, तुम्हें ये स्टेटमेंट यूज करनी होगी, एक्सपेंशन कॉजेज कूलिंग ऑफ द सिस्टम। सिस्टम ठंडा होगा, सिस्टम ठंडा होता जाएगा मतलब उसका टेम्परेचर कम होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कम हो रहा है तो मतलब ये एक्सपेंशन का कर्व है। हाँ, अगर मैं वहीं पे मैंने वही तुम्हें समझाने की कोशिश की कि अगर मैं कर्व को इस तरफ को मोड़ देता तब टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये कंप्रेशन होती, क्योंकि कंप्रेशन कॉजेज हीटिंग ऑफ द सिस्टम। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ल्स लॉ नहीं लगेगा, क्योंकि वैसे तो चार्ल्स लॉ देखें तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, लेकिन उसमें प्रेशर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। यहाँ तो प्रेशर कांस्टेंट ही नहीं है, यहाँ प्रेशर कुछ और है, यहाँ प्रेशर कुछ और है। लिखो इसकी भी यस सर। रीजनिंग, फिर थर्ड ग्राफ पे आते हैं। जब लिख लोगे तो बताना, फिर थर्ड का दिखाऊंगा, उसको टेस्ट करते हैं।
लिख लिया, करें अभी? साक्षी, तरणवीर, यस सर। यस सर। सी वाला का भाव ये बताओ सही है या नहीं? क्या लगता है? सी वाला 1 to 2 से शुरू करते हैं। 1 to 2 सही बैठता है? क्या ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो सकती है? यस सर। एंथैल्पी चेंज नहीं हो रहा है। एंथैल्पी चेंज नहीं हो रहा है तो मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रखा गया होगा। ठीक, एंथैल्पी चेंज, हीट ना तो बढ़ रही है ना ही कम हो रही है बेसिकली, तो टेम्परेचर को क्या रखा गया होगा? कांस्टेंट। तो ये तो कांस्टेंट टेम्परेचर है। ऊपर से एंट्रोपी देखो ध्यान से, एंट्रोपी बढ़ती जा रही है। एंट्रोपी बढ़ती जा रही है मतलब उसकी वॉल्यूम बढ़ती जा रही होगी। एंट्रोपी बढ़ रही है मतलब रैंडमनेस बढ़ रही है। रैंडमनेस क्यों बढ़ रही होगी? क्योंकि उसकी वॉल्यूम बढ़ रही होगी। तो ये तो एकदम क्लियर है कि ये सही बैठा है, ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। क्या 2 से 3 एडियाबेटिक एक्सपेंशन है? सर हम्म, सर अगर 1 से 2 टेम्परेचर ही नहीं बढ़ रहा, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो एंट्रोपी कैसे बढ़ेगी और कम होगी? वॉल्यूम तो बढ़ रही है ना। एंट्रोपी दो चीजों पे डिपेंड करती है। एंट्रोपी बेसिकली रैंडमनेस पे डिपेंड करती है। रैंडमनेस मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रैंडमनेस बढ़ेगी, या वॉल्यूम बढ़ जाए तो रैंडमनेस बढ़ जाएगी। सर वॉल्यूम भी तो तभी बढ़ेगी जब टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट होएगा। ऐसा नहीं है ना, यहाँ पे गैस लॉज मत लगाओ। ठीक है सर। ठीक है, गैस लॉज पे वो गैस के स्टेट में छोड़ दो, मतलब यहाँ पे लगा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे हम बाकी चीजों को कांस्टेंट नहीं रख रहे हैं। ठीक सर। 2 से 3 एडियाबेटिक एक्सपेंशन है या नहीं? साक्षी, तरणवीर, हाँ बोलो साक्षी। सर सर नहीं है नहीं है? क्यों? सर, क्योंकि एस तो कांस्टेंट है, हम्म, डेल्टा एच इंक्रीज कर रहा है, हम्म, जबकि एच तो डिक्रीज ही करना चाहिए। हाँ बिल्कुल। डिक्रीज क्यों करना चाहिए? सर टेम्परेचर, एंट्रोपी चेंज। अब देखो, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर कम हो रहा है, कूलिंग हो रही है तो टेम्परेचर कम हो रहा है। टेम्परेचर कम हो रहा है तो डेल्टा एच की वैल्यू को कम होना चाहिए था। तो बेसिकली 2 से 3 ऐसा आना चाहिए था, ऊपर से नीचे। अगर ऊपर से नीचे आ रहा होता तो ये एकदम सही बैठता। मतलब अगर ये ग्राफ कुछ ऐसे दिया होता 1 से 2, 2 से 3, तब ये ऑप्शन सही बैठता। अभी के लिए ये ऑप्शन गलत है क्योंकि 2 से 3 सही नहीं है, क्योंकि वहां पे एंथैल्पी को बढ़ा दिया जबकि एंथैल्पी को क्या होना था? कम। क्लियर या नहीं? क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा है तो एंथैल्पी को कम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो एंथैल्पी बढ़ गई। कोई डाउट? तरणवीर, सर तो ये सही हुआ या गलत हुआ? गलत हुआ ना, गलत।
1 से 2 तक तो सही है, लेकिन 2 से 3 गलत है। 2 से 3 नीचे आना चाहिए था, बेसिकली ये कर्व नीचे को आना चाहिए था, ऐसे फिर सही होता। ठीक। क्लियर? ये नहीं यस सर। सर हमने वही वो मतलब टेम्परेचर इसीलिए कम हो रहा है ना क्योंकि 1 से 2 में एक्सपेंशन हो रही थी। हाँ बिल्कुल। ठीक है, ठीक है सर। डी पे आ जाओ, डी वाला ट्राई करो। सर टी वाला वही नहीं हो गया जो अभी हमने करेक्ट बनाया? लगभग बात तो एक ही है, एच की जगह बस टी दिया है, पैरामीटर्स तो वो सेम ही है, डायरेक्टली वो भी प्रोपोर्शनल ही तो है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है, बिल्कुल ये सही है। क्लियर? तो आंसर आना था ए बी डी, सी गलत था। डी वाला एक्सप्लेन कर दो। हाँ, डी वाला 1 से 2 आइसोथर्मल है, टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है, एंट्रोपी बढ़ती जा रही है तो मतलब वॉल्यूम बढ़ रही होगी। क्लियर? यस सर। 1 से 2 इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब 2 से 3 देखो, 2 से 3 में टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है तो फिर से मैं कह सकता हूँ कि एक्सपेंशन हो रही होगी। यस सर। ठीक है, एडियाबैटिक, एडियाबैटिक इसको कैसे प्रूव करोगे? हाँ, टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो एडियाबैटिक भी है, क्योंकि एडियाबैटिक के लिए टेम्परेचर चेंज होना जरूरी है। क्लियर? सर अगर मैं बोलूँ कि अभी टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज होगी तो मैं फिर गलत हूँ क्योंकि गैस लॉस अप्लाई नहीं गैस कर लॉज सकते। नहीं लगा सकते यहाँ पे, क्योंकि गैस लॉज लगाने के लिए फिर तुम्हें यहाँ पे प्रेशर की कंडीशन तो कुछ भी नहीं दी, अमाउंट की कंडीशन कुछ भी नहीं दी। ठीक सर। यहाँ तो वही बात हो गई ना कि अगर हम टायर में हवा डलवा रहे हैं, जो मैं तुम्हें उस टाइम एग्जांपल दिया था, कि वॉल्यूम क्यों बढ़ी, क्योंकि वहां पे सर अमाउंट, प्रेशर बढ़ा। अरे प्रेशर बढ़वा रहे हैं तो वॉल्यूम क्या होनी चाहिए थी? कम। कम, लेकिन टायर तो फूल जाता है, क्यों? क्योंकि मोल्स मतलब सब्सटेंस या सब्सटेंस ज्यादा यहाँ पे भी डाल तो, रहे हैं हम। यहाँ पे भी तो क्या पता प्रेशर सेम ना हो, कुछ भी हो सकता है ना, कुछ मेंशन तो नहीं है। और जब सर तक मैं, फिर हाँ, एंट्रोपी कांस्टेंट कैसे? एंट्रोपी कांस्टेंट कैसे? एंट्रोपी कांस्टेंट कैसे? टेम्परेचर तुम कम करते जा रहे हो एंड वॉल्यूम, देखो यहाँ पे दो फैक्टर्स काम कर रहे होंगे। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एंट्रोपी बढ़ती है, यस सर। अगर वॉल्यूम बढ़ाते हैं तब भी एंट्रोपी बढ़ती है। यस सर। एक तरफ से तुम टेम्परेचर कम कर रहे हो तो उनकी एनर्जी क्या यस कर सर। रहे हो? कम। यस सर। ठीक, ऊपर से तुम एक्सपेंशन कर रहे हो तो वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो एंट्रोपी को क्या कर रहे हो? इंक्रीज। मतलब एक तरफ से एंट्रोपी कम हो रही है, एक तरफ से एंट्रोपी बढ़ रही है, तो नेट फैक्टर क्या हो गया होगा? कांस्टेंट या जीरो। कांस्टेंट रह गया होगा। ठीक, ठीक है सर। ओके। सर एक बार जूम आउट कर दो। नोट कर दें, ये लो। क्वेश्चन देखना है या चारों ग्राफ्स? ग्राफ्स। ये ग्राफ्स देखो। अब तरणवीर तुम्हारी छुट्टियां हैं कुछ दिन, आराम से, मतलब ऐसा नहीं कि छुट्टियां इन द सेंस ऑनलाइन क्लास है छुट्टी, जब तक इक्विलिब्रियम शुरू नहीं करते वापस, आराम से क्वेश्चन सॉल्व करो जब तक ऑर्गेनिक। हाँ, अगर ऑर्गेनिक करनी है इनके साथ तो बताओ, वैसे मुझे लगता नहीं कि तुम्हें ऑर्गेनिक की जरूरत पड़ेगी, अब +2 वाली बहुत है, सफिशिएंट। सर 2 महीने से वही कर रहा था। अब तुम्हारी बारी है फिजिकल करने की, तो अब थोड़ा सा बाकी टॉपिक्स पे ध्यान दो। हो सकता है ठीक कि है मैं सर। तुम्हें अगम को 1 महीने के लिए एक्सप्रोम बुलाऊं,
जब मैं बाकी बच्चों का क्रैश कोर्स करा रहा हूँ +2 वाला, हो सकता है, मैं चेक करूँगा, अभी शेड्यूल बना रहा हूँ, देखते हैं। ठीक है सर। कर लिया नोट सबने, करें आगे? यस सर। थर्मो खत्म है तरनवीर मेरी तरफ से, जितना मैंने कराना था, मतलब बेसिकली। अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक।